तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉर्निंग एडिटोरियल। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे मेजरली जो हमारे एडिटोरियल्स होते हैं वो द हिंदू से होते हैं, और जिनका एनालिसिस करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल पे मॉर्निंग एडिटोरियल पे, विथ कीपिंग इन माइंड ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आते हैं आज हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ वोकैबुलरी। ठीक है, और ये सारी वोकैबुलरी जो है वो हमारे एडिटोरियल से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो आते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड पे, विच इज़ रेकलेस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और रेकलेस का हिंदी में मीनिंग होता है लापरवाह। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग देखेंगे, विच इज़ केयरलेस विदाउट थिंकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कोई भी काम बिना सोचे समझे करना, बस आपको एक थॉट आया एंड आपने काम करना शुरू कर दिया, इज कॉल्ड अ रेकलेस बिहेवियर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सिनोनिम्स पे, विच इज़ ऑडेशियस, केयरलेस, हेस्टी, केयरफ्री। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, यानी सेम वर्ड्स हैं। अब हम आते हैं इसके अपोजिट वर्ड पे, विच इज़ एंटोनिम्स। केयरफुल, कोई इंसान बहुत रिजर्व्ड हो, कोई इंसान बहुत शाय हो। थॉटफुल हो, विदाउट मतलब एकदम ऐसे बिना सोचे समझे काम नहीं करे, बहुत सोच समझ के काम करे, वाइजली काम करे, तो ये उसके एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेंटेंस पे। एनीवन हु सॉ हिम कुड टेल दैट द ड्राइविंग वाज रेकलेस एंड वेरी डेंजरस। यानी जिस भी इंसान ने उसको देखा होगा ड्राइव करते हुए, उसको ये पता होगा कि बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग थी, बहुत ही लापरवाह तरीके से थी, ड्राइव करी जा रही थी, और बहुत ही डेंजरस थी। ठीक है, तो रेकलेस का मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे बस चीज़ें कर जाना। ओके, अब हम आते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे, विच इज़ कॉर्नरस्टोन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, यानी आधारशिला। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ फंडामेंटल पार्ट और फाउंडेशन, किसी भी चीज़ का कोर। ठीक है, या फाउंडेशन, उसको हम बोलते हैं कॉर्नरस्टोन। ठीक है, अब या कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हम आते हैं इसके सिनोनिम पे, विच इज़ एसेंशियल, फाउंडेशन, कीस्टोन, या किसी चीज़ का पिलर। ठीक है, ये होंगे इसके सेम वर्ड्स, विच इज़ सिनोनिम्स। अब हम आते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स पे, विच इज़ एंटोनिम्स, यानी आउटफील्ड। ठीक है, कि मतलब दूर दूर तक उसका कुछ मुद्दे से मतलब नहीं है, और एक हाँ उसका रिलेटेड पार्ट है, बट दैट इज़ नॉट द कोर कॉन्सेप्ट या एसेंशियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई एंडिंग। ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे, विच इज़ द वीकली मार्केट हैज़ बिकम अ कॉर्नर स्टोन फॉर द कम्युनिटी। ठीक है, कि जो कम्युनिटी रह रही है उसके लिए ये जो वीकली मार्केट है, ये एक बहुत ही एसेंशियल है। ठीक है, विच इज़ कॉर्नर स्टोन है। ओके, ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनडिस्प्यूटेबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, यानी निर्विवाद, मतलब इस पर कोई बात आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हो, या फिर कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, कि इस पर कोई बात ही नहीं हो सकती, ऐसा। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ अनडिनाइबल। ठीक है, कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ओके, कि आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं इनडिस्प्यूटेबल। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे सिनोनिम्स। एब्सोल्यूट, एविडेंट, अनक्वेश्चनेबल। ठीक है, वहीं हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो क्या होते हैं। डिस्प्यूटेबल, यानी जिस पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्यूट कर सकते हो। डाउटफुल, ठीक है, कोई चीज़ डाउट में, डेफिनेट नहीं है कि यही है। क्वेश्चनेबल, आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हो। अनसर्टेन, कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, ये है इसके एंटोनिम्स। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे, विच इज़ इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हम सब जानते हैं ये चीज़ कि पानी कितना एसेंशियल है लाइफ के लिए, तो ये इनडिस्प्यूटेबल चीज़ है। ठीक है, इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल, मतलब इस पर आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते कि पानी क्यों एसेंशियल है लाइफ के लिए, नहीं, बात ही नहीं।
इट इज़ इनडिस्प्यूटेबल दैट वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कि एक फैक्ट है कि वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, और इस पर आप बहस ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ वर्ड पे, विच इज़ इक्विटी, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, यानी हिस्सेदारी, ठीक है। एक जो लोगों ने कॉमर्स किया होगा उनको पता होगा इक्विटी, एंड ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि शेयर, ठीक है, किसी भी इंसान का शेयर। अब हम आएंगे इसके मीनिंग पे, विच इज़ फेयरनेस या इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका सिनोनिम क्या होता है। फेयरनेस, ऑब्जेक्टिव जस्टिस, ठीक है, यानी एक फेयर अमाउंट, जिसका भी जो भी है, एक फेयर डिसीजन ले लीजिए या फेयर कंट्रीब्यूशन बोल दीजिए, कि किसी इंसान का ऑब्जेक्टिव बोल दीजिए, ये सब सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एंटोनिम्स पे, विच इज़ डिसऑनेस्टी, बायसनेस, फेवर, प्रीजुडिस, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे, विच इज़ स्टैंडर्ड्स weren't परफेक्ट बिफोर, ठीक है, बट देयर वॉज अ डिग्री ऑफ इक्विटी इन द ट्रीटमेंट, कि जो स्टैंडर्ड्स थे वो वैसे भी परफेक्ट नहीं थे, लेकिन जो इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट किया गया है वो एक कंसिडरेबल चीज़ थी, ठीक है, कि सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, इक्वल पार्ट ऑफ शेयर मिला है, फेयरनेस हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स तो वैसे भी नहीं थे परफेक्ट, बट जिस डिग्री का उनको इक्विटी मिला है, हिस्सेदारी मिला है ट्रीटमेंट में, वो अच्छा था, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ वर्ड पे, विच इज़ मेलेवोलेंस, ठीक है, मेलेवोलेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, ठीक है। और हम इसमें अगर हम इसका हिंदी मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है द्वेष, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ईवल इंटेंशन और हार्म टुवर्ड्स अदर, ठीक है, कि किसी इंसान का बहुत ही एक नेगेटिव इंटेंशन है, ठीक है, या आपको हार्म करने का या फिर चीज़ें ख़राब करने का, तो उसको हम मेवुलेंस बोलते हैं, ठीक है, मेलेवोलेंस। सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, ग्रज, ठीक है, हॉस्टिलिटी, इलवेलनेस, इलवेल, और स्पिटफुलनेस, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। इवल इंटेंशन का अपोजिट क्या होता है, काइंडनेस हो गया, लविंग हो गया, लाइकिंग हो गया, तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस पे आते हैं। हिज आईज वर ग्लोइंग विथ मेलेवोलेंस, ठीक है। आई डोंट नो, मेरा टंग ट्विस्टर हो रहा है अभी, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल इम्प्रूव इट, आई श्योरली, मैं पक्का इस चीज़ का वादा करती हूँ, आई विल इम्प्रूव इट, ठीक है। तो हिज आईज वर ग्लोइंग विथ मेलेवोलेंस, ठीक है, यानी उसके आँखों में ही वो दिख रहा था कि ही हैज़ अ नेगेटिव इंटेंशन और हार्मिंग इंटेंशंस, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सिक्स्थ वर्ड पे, विच इज़ डिसमेंटलिंग, ठीक है, यानी, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, और इसका हिंदी में मतलब होता है ध्वस्त करना, या फिर किसी चीज़ को एक सही तरीके से अलग अलग कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ टेकिंग अपार्ट और डिस्ट्रॉइंग सिस्टमैटिकली, ठीक है, कि आपने कोई चीज़ को अलग कर दिया, और वो भी एक सिस्टमैटिक वे में आप उसको डिसमेंटल कर रहे हो, ठीक है, आप उसको निकाल के रख रहे हो, लाइक काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, विच इज़ डिसअसेंबलिंग, डिसकनेक्टिंग, डिवाइडिंग और स्ट्राइकिंग, ठीक है, कि आपने कोई भी चीज़ को डिसअसेंबल कर लिया, लाइक जैसे हम सबके फ़ोन्स होते हैं आजकल, हम सबके पास फ़ोन है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्क्रीन टूट गई है, ठीक है, तो जो शॉप वाला होता है उसको ऐसी, मतलब ऐसी नहीं कर देता, ठीक है, उसको डिसमेंटल करता है चीज़ को पूरी, कि वो पहले मतलब आपका कवर, स्क्रीन गार्ड एंड बाकी सारी चीज़ें से करते करते
वो मेन कॉज तक पहुँचेगा और फिर उसको ठीक करके ही गिव इट टू यू, ठीक है। यानी एक ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक वे में किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या फिर किसी चीज़ को टेक अपार्ट करना, उसको हम डिसमेंटल बोलते हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स देखेंगे, विच इज़ कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। किसी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना, यानी बिल्डिंग, एंड असेंबलिंग, किसी चीज़ को असेंबल करना, ठीक है। किसी के अलग अलग पार्ट्स हैं और आप उसको असेंबल करके एक काम की चीज़ बना देना, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे। द रिजीम हैज़ बीन डिसमेंटलिंग लैंड रिफॉर्म ब्रॉट इन ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960s। तो जो रीजम था, रेजिमेंट था, उसमें डिसमेंटलिंग हुई थी लैंड रिफॉर्म जो लेकर आया था, ठीक है, जो कि 1950s और 1960s का था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, विच इज़ हमारे 7th वर्ड पे, विच इज़ क्रॉस हेयर्स। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। एंड अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ अंडर डायरेक्ट अटैक और स्क्रूनिटी, ठीक है, कि मतलब किसी चीज़ पे एकदम डायरेक्ट अटैक कर देना, ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे, विच इज़ पॉइंट और सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, जो मेन कॉज होगा वो चीज़, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे एंटोनिम, विच इज़ डी कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, और एंटीडोट। दीज आर द टू एंटोनिम्स ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटेंस पे, विच इज़ दीज राइट्स ऑफ पीपल आर करेंटली इन द क्रॉस हेयर्स, यानी इन लोगों के, जो भी लोग हैं उन लोग के राइट्स हैं वो अभी फ़िलहाल में डायरेक्ट अटैक में है, ठीक है, कि जो उनके राइट्स हैं वो कोई काम के नहीं हैं अभी उनके, और वो उन लोगों के लिए एक स्क्रूटिनी या फिर एक डायरेक्ट अटैक का काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं 8th वर्ड पे, विच इज़ अबॉलिशिंग, यानी किसी चीज़ को ख़त्म करना, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। अब हम आते हैं इसके मीनिंग पे, विच इज़ कम्प्लीटली रिमूविंग और एलिमिनेटिंग, ठीक है। किसी चीज़ का एकदम कंप्लीट रिमूवल या उसको हटा देने को हम अबॉलिश करना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, कि अवॉइडिंग, एलिमेंटिंग एंड रिपेलिंग, ठीक है। किसी चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है, आप एलिमेंट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हो, और उससे रिपेल कर रहे हो कि नहीं नहीं दिस इज़, इसको हमें करना ही नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं एंटोनिम पे इसके, विच इज़ इस्टेब्लिशिंग और एनैक्टिंग, ठीक है। किसी चीज़ को आप बना रहे हो, ठीक है, इसका अपोजिट, अबॉलिशिंग का अपोजिट होता है आप किसी चीज़ को बना रहे हो, किसी चीज़ को एनैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे, विच इज़ द सेल्स ऑफ द लार्जर लॉट गेव राइज टू सो मैनी अब्यूजेस दैट इन 1896 अ लॉ वॉज पास्ड अबॉलिशिंग द फ्यूचर सेल्स, ठीक है। कोई कंपनी थी, उसकी सेल्स इतनी बड़ी थी कि उसने बहुत अब्यूज़ेस चालू हो गए थे, ठीक है। और ये उस टाइम की बात है 1896 की। तब एक लॉ पास किया गया था ताकि एक कंप्लीट रिमूवल हो पाए, अबॉलिश हो पाए ये सेल्स फ्यूचर आगे होने से, ठीक है। अब हम आते हैं 9th वर्ड पे, विच इज़ अब्रप्ट, ठीक है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, यानी आकस्मिक, ठीक है। इसका मीनिंग होता है सडन और अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स, विच इज़ हैस्टी, कोई चीज़ एकदम सडनली हो रही है, क्विक हो गया, सडन हो गया, सरप्राइजिंग हो गया, मतलब एकदम शॉकिंग, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं, लेजी, स्लो, एक्सपेक्टेड, मतलब आपको पता ही था कि ये होगा, ठीक है। सेंटेंस इसका है, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय द अब्रप्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, कि एकदम सडन चेंज ऑफ सब्जेक्ट से
आई वॉज सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, विच इज़ हमारा सेकेंड कंटेंट पे, विच इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। आपने कभी भी देखा है कि कोई भी मून ब्लू हो रहा है? ये एक ओकेजन, मतलब एक बहुत फ्रीक्वेंट होने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि मून मोस्टली वाइट होता है। ठीक है, ड्यू टू सम एक्लिप्स और कोई भी कारण की वजह से इफ़ दिस हैपन्स, तो ये एक बहुत रेयर इवेंट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहीं से समझ जाते हैं, इसका मतलब कि समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। ठीक है, कि मतलब उसके 99.99999% चांसेस है कि वो नहीं होगी, बट देयर इज ओनली 0.001% है या 1% है कि भाई चांसेस हो सकते हैं। गॉट इट। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। वंस इन अ ब्लू मून द ब्लू जे कैन बी सीन इन दीज पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा बहुत ही रेयरली होता है, वंस इन अ ब्लू मून होता है कि द ब्लू जे दिखता है फॉरेस्ट में, वो भी फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड पार्ट्स में। यानी वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कुछ बहुत ही रेयर इवेंट या कोई चीज़ जो बहुत ही रेयर हो। ठीक है, उसका होना को हम बोलते हैं फेज की वैल्यू में वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकेंड फ्रेज पे, विच इज़ गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, गोल्डन हैंडशेक यानी आप सब जानते हैं गोल्ड बहुत प्रेशियस होता है। ठीक है, एंड हैंडशेक इज़ अ जेस्चर ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट और एक फ्रेंडली मोटिव दिखा रहा है यहाँ पे। अगर हम इसका एक हमारा कॉमन सेंस यूज़ करके एक मतलब निकालें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और शी लीव्स अ कंपनी और रिटायर्स। ठीक है, यानी कोई एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी किसी इंसान को देना जब वो रिटायर हो या कंपनी छोड़े। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, गोल्डन यानी आप बहुत प्रीशियस मेटल होता है। ठीक है, एंड हैंडशेक जैसे मैंने बोला एक फ्रेंडली रिवॉर्ड कह सकते हो आप। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब है कैसा है कि बहुत ही प्रीशियस और एक फ्रेंडली चीज़। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांटेड टू डिक्रीज देयर वर्कफोर्स। कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट किसी मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजमेंट को क्या करना है? डिक्रीज करना है वर्कफोर्स में। दे ऑफर्ड अ गोल्डन हैंड शेक टू देयर एज्ड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो उन्होंने एक बिग सम ऑफ अमाउंट उनके एज्ड एम्प्लॉयज़ को दे दिया। ठीक है, एज अ गोल्डन हैंड शेक। गॉट इट। अब हम आते हैं हमारी थर्ड फ्रेज पे, विच इज़ एप्पल ऑफ वंस आई। ठीक है, एप्पल इज़ वेरी प्रीशियस एंड आई इज़ ऑल्सो वेरी प्रीशियस। यानी कोई चीज़ जो आँखों को बहुत ही अच्छी लगे या फिर आप उसको चेरिश करो। ठीक है, कि एप्पल ऑफ आई मतलब आप बोलते ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर है, वो अपने बेबी को बोल रही है कि यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। कि ठीक है, तो अब हम इसका मीनिंग देखते हैं, विच इज़ बीइंग चेरिश्ड मोर देन अदर्स आर। ठीक है, कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि एक मदर अपने बेबी को बोल रही है कि आप यू आर द एप्पल ऑफ आई। ठीक है, यू आर द एप्पल ऑफ वंस आई। तो मतलब इट इज़ दैट बेबी इज़ बीइंग चेरिश्ड मोर देन एनी वन एल्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ऑन अर्थ। अब हम इसको सेंटेंस में देखेंगे तो क्या है? सैम इज़ अडोर्ड बाय हिज टीचर्स फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर। ही इज़ द एप्पल ऑफ हर आई। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये चीज़ पहले हम सेंटेंस समझते हैं। सैम इज़ अडोर्ड बाय हिज टीचर फॉर हिज चाइल्ड लाइक नेचर। ठीक है, कि वो बच्चा है, वो चाइल्ड लाइक है, बहुत इनोसेंट है। ठीक है,
उस चाइल्ड लाइक नेचर के लिए उसकी टीचर्स उसको बहुत अडोर करती हैं, ठीक है, और इसीलिए वो उनको चेरिश भी करती हैं, और ही इज़ एन एप्पल ऑफ हर आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड नोटिस किया होगा, चाइल्ड लाइक, ठीक है। देर आर टू वर्ड्स, चाइल्ड लाइक एंड चाइल्डिश, ठीक है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है कि एकदम बहुत इनोसेंट और पॉजिटिव वे में हम चाइल्ड लाइक को देखते हैं, और चाइल्डिश को हम बहुत मतलब एक नेगेटिव वे में देखते हैं, क्योंकि उसका मतलब भी नेगेटिव ही होता है। तो चाइल्ड लाइक मतलब कि बहुत ही इनोसेंस, और कि जिससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही इनोसेंट, जैसे एक छोटा 4 to 5 years ऑफ किड, मतलब उसको क्या ही समझ होती है, तो दैट इज़ चाइल्ड लाइक नेचर, ठीक है। वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, एकदम बच्चे जैसा, एक इनोसेंट, ठीक है। और वहीं पे हम चाइल्डिश अगर देखेंगे तो चाइल्डिश का मतलब होता है कि कोई चीज़ एकदम बिना सोचे समझे कर देना, लाइक आप में क्या बोलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई इंसान है वो चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, यानी चाइल्डिश का मतलब क्या होगा कि बहुत ही, कि मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं, ही शोइंग दोज इमोशंस या फिर दोज वर्ड्स, और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एक एज अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी इंसान के, एंड वो एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि एक बहुत ऐसा बर्ताव करना जो एक्सेप्टेबल ना हो, और जो करना ठीक ना हो, उसको हम चाइल्डिश नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड लाइक इज़ वेरी पॉजिटिव एंड चाइल्डिश इज़ वेरी नॉट नेगेटिव नहीं कह सकते, बट हाँ लाइक एक बिना सोचे समझे काम कर देना, एक रेकलेस बिहेवियर, या फिर मतलब जिसमें कोई आप अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चाइल्डिश नेचर। इसी के साथ हम आते हैं हमारे फोर्थ इडियम एंड फ्रेज पे, विच इज़ फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। अब आप इससे थोड़ा टोन समझ चुके होंगे कि इसमें नेगेटिव आ रहा है, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, ठीक है। तो अब हम इसका पहले मीनिंग देखते हैं। फीलिंग स्लाइटली इल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक लाइक यू आर फीलिंग वेरी लो, ठीक है, आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, बट हाँ बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे नहीं है, इट इज़ वेरी मतलब कि यू आर फीलिंग डाउन एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, ओके, यू आर स्लाइटली इल काइंड ऑफ थिंग। तो अब हम इसका सेंटेंस देखेंगे। आई मे नॉट बी एबल टू जॉग टूडे एज आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, कि एक इंसान है वो बोल रहे हैं जैसे कि मेरे को आज मैं जॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, ठीक है, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम स्लाइटली इल, ठीक है, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा हल्का, मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट वेल, ठीक है। इसी के साथ हम आते हैं हमारे एडिटोरियल पे। आई होप आपको मैं जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही हो, नहीं आए तो प्लीज़ एक बार और ट्राई कीजिए कि आप एक और बार वीडियो देखिए, और अगर आप लोग को लग रहा है कि कोई चीज़ कंटेंट में कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको लिखिएगा, ताकि मुझे वो चीज़ और क्लैरिफाई हो और मैं आगे आने वाली वीडियोस में उसको सॉर्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल पे, और आज हमारे एडिटोरियल का टॉपिक है लेसन नॉट लर्न ऑन ट्रम्प एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो लेसन नॉट लर्न का मतलब क्या होता है कि आप गलती करके भी नहीं सीखे, ठीक है, और ये यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में है, ठीक है। ट्रम्प्स मूव टू शट डाउन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज इररिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि ट्रम्प का जो, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है टू मूव टू
शट डाउन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि इट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट डिसीजन। ओके, तो अब हम इसके एडिटोरियल पे आते हैं, विच इज़, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना और समझना, ठीक है। अ न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन बट रेकलेस चेंज सर्व्स लिटिल पर्पस, ठीक है, कि एक न्यू ब्रूम स्वीप करती है क्लीन करने को, बट एक रेकलेस, एक बिना सोचे समझे जो चेंज सर्व किया होता है वो थोड़ा पर्पस को भटका देता है, ठीक है, और वो बहुत ही कम पर्पस को फुलफिल भी कर पाता है, ठीक है। आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, पुलिंग द United States out of the World Health Organization and paralyzing USAID, US President Donald Trump has turned to another cornerstone of the state, education, whose long-term significance to any nation is indisputable, ठीक है। तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि आफ्टर टारगेटिंग हेल्थ केयर, कि एक हेल्थ केयर था आपका, उसमें भी आपने यूएस का एज अ कंट्री को आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बैक ऑफ करवा दिया, कि ठीक है, आपने उनको बोला कि आप यूएस इज़ नॉट अ पार्ट। और अब आप मतलब सेकेंड चीज़ आपने क्या किया, आपने पैरालाइज कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स के एजेंसी को जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए थी, उसको भी आपने पैरालाइज कर दिया, उसमें भी आपने अपना विड्रॉल किया है कि नहीं, दिस इज़ ये कंडीशन पे होगा, ये चीज़ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि यूएसएआईडी क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस बेस्ड, जो कि पूरे इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ध्यान रखते हैं, एजेंसी है ये, और ये पूरे इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ध्यान देते हैं। जैसे कहीं कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो गई या किसी स्टेट या कंट्री को डेवलपमेंट के लिए कोई भी असिस्टेंस चाहिए थी, तो यूएस वुड प्रोवाइडेड। बट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टर्न्ड अनदर कॉर्नरस्टोन। इसी के साथ साथ ये तो चीज़ें तो थी ही, इसके साथ एक और चीज़ हुई है जो कि मतलब एक बहुत ही सडन चीज़ हुई है, विच इज़ एजुकेशन, ठीक है, कि जो लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट था नेशन का, अब वो एकदम ऐसे लाइक बात करने लायक नहीं बचा, इसमें कुछ बात बोलने लायक ही नहीं बचा, इस पर डिस्प्यूट ही नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट वीक he signed an executive order to begin eliminating, ठीक है। लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ने साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू बिगेन एलिमिनेटिंग, ठीक है, कि किसी चीज़ को कट ऑफ करना, ठीक है। द फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी DOE, एलिमिनेट करो, शुरू करो एलिमिनेट करना फेडरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, वाइंग टू शट इट डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। और इसके साथ ही साथ इसको आप शुरू कर दो एलिमिनेट करना फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, और जितनी जल्द से जल्दी हो पाए उतनी पॉसिबली कर लो, ठीक है। ये जो फेडरल अब हम आगे पढ़ते हैं। पहले established in 1979, the DOE, Department of Education, administers federal students loan for college and university students and provide targeted support for disadvantaged groups, including students from low income families and those with disabilities, ठीक है। यानी जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था, जिसका इस्टेब्लिश 1979 में हुआ था, ठीक है, और इसका काम क्या था कि जो स्टूडेंट्स थे, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे, उनको एक जो टारगेटेड थे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप थे, जिसमें स्टूडेंट्स जो कि लो इनकम फैमिलीज से थे या कुछ डिसेबिलिटीज़ थी, तो उनके लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई थी, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। एज इन इंडिया पब्लिक K to 12 schools in the US are primarily managed at state level। ठीक है, जैसे कि इंडिया में फ्रॉम केज टू 12 स्कूल्स जो भी होते हैं, यूएस में भी उनको प्राइमरीली मैनेज स्टेट लेवल पे ही किया जाता है। ठीक है, विथ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर फंडिंग कमिंग फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। बट स्टेट लेवल पे उसका प्राइमरीली मैनेजमेंट होता है, बट एक बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ फंडिंग आती है फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है, येट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन ensuring अ बेस लाइन फॉर इक्विटी। फिर भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता था टू इंश्योर करने के लिए कि सबको एक इक्वल और एक प्रॉपर आई गेट शेयर मिले, इक्वालिटी का एक बेसलाइन मिले, वो काम ये इंश्योर करता था। ठीक है, कि ये ताकि सब बच्चों को एक ही लेवल मिले, एक बेसलाइन मिले। तो ये चीज़ का इंश्योर करने का काम था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेवाइट डिफेंडेड the executive order by citing decades of falling test scores and low student performance despite over 3 trillion in federal spending। जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेवाइट, वो डिफेंड करती हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ये कह के कि बच्चे जो थे उनके टेस्ट स्कोर्स बहुत ही कम थे और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत कम था, डिस्पाइट $3 ट्रिलियन स्पेंड करने के बाद। ठीक है, वॉट हैज़ बीन द रिटर्न और द इन्वेस्टमेंट फॉर अमेरिकन टैक्स पेयर्स। और इसके साथ वो एक क्वेश्चन भी अराइज करती हैं कि ये चीज़ जो अमेरिकन टैक्स पेयर है वो आपको हमें टैक्सेस दे रहा है, टैक्स पे कर रहा है, बट इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है अमेरिकन टैक्स पेयर को। ठीक है, कोई भी इंसान होता है, कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करते हो आप, तो आप उसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देखते हो। ठीक है, कि रिटर्न में हमको कितना मिलेगा हमारी इन्वेस्टमेंट का। तो सिमिलरली उन्होंने एक क्वेश्चन अराइज किया है प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन ने कि व्हाट हैज़ बीन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अमेरिकन टैक्स पेयर, की अमेरिकन टैक्स पेयर को इससे क्या मिल रहा है। शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा। But demanding a measurable return on investment on public welfare is not just misguided, it borders on malevolence। ठीक है, it targets the most vulnerable students and risks stripping away their only path out of adversity। यानी इतने सारे मेजर्स और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक वेलफेयर्स हैं, ये एक बट डिमांडिंग अ मेजरेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो डिमांड कर रही है कि हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले फॉर पब्लिक वेलफेयर इज़ नॉट जस्ट मिसगाइडेड। ये कोई मिसगाइडेड वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इट टारगेट्स द मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट्स। इसका टारगेट क्या है, जो मोस्ट वल्नरेबल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जिनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है और ये उनका जो एक लौता चांस था कि वो और डाइवर्स हो पाए, एक बेस लाइन पे आ पाए, ये उनके वो जो एक लौते पाथ को था उसको भी रिस्क कर रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैज़ लॉन्ग बीन इन क्रॉस हेयर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स। यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत समय से क्रॉस हेयर्स में रहा है। ठीक है, ऑफ कंजर्वेटिव्स। ठीक है, कंजर्वेटिव्स का क्रॉस हेयर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सिंस द रीगल एरा। अबॉलिशिंग इट हैज़ बीन अ रिपब्लिकन एस्पिरेशन। ठीक है, सिंस रीजनल एरा, अभी का नहीं, सिंस बहुत पहले से अबॉलिशमेंट इसका एक रिपब्लिक का एस्पिरेशन है। ठीक है, कि ये हट जाना चाहिए, बट नो वन हैज़ कम क्लोजर टू रियलाइजिंग दैट गोल
देन मिस्टर ट्रम्प. बट बहुत सारे रिपब्लिकन्स आए एंड रहे एंड उन्होंने चीज़ें संभाली, बट किसी ने भी इतना क्लोजली रियलाइज़ नहीं किया इस गोल को एज कंपेयर टू मिस्टर ट्रम्प. ठीक है, मिस्टर ट्रम्प ने इस चीज़ को बहुत ही एक क्लोजर वे से रियलाइज़ किया है. ठीक है. Even before signing this order, the department's workforce has been nearly halved, with abrupt terminations issued under the Elon Musk lead Department of Government Efficiency, now a hallmark of the new administration's approach. इवन बिफोर ये ऑर्डर साइन होने से पहले भी डिपार्टमेंट का जो वर्क फोर्स है वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है. ठीक है. और बहुत सारे सरप्राइजिंग टर्मिनेशंस हो चुके हैं, इशू हो चुके हैं अंडर इलॉन मस्क लेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी. ठीक है, कि इलॉन मस्क का जो एक है डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपना आपका टर्मिनेशन लेटर दे दिया है. ठीक है. और यही उनका नया एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच भी है. क्रिटिक्स हैव de-announced the move, arguing that if students' outcomes are truly the concern, effort should first focus on reforming and strengthening the system and not dismantling it. तो क्रिटिक्स जो है, जो एनालिसिस करते हैं ये सारी चीज़ का, उन्होंने ये बोला है कि आप इस चीज़ पे आर्ग्यू कर रहे हो कि स्टूडेंट का आउटकम्स कंसर्न होना चाहिए, कि ये सब जब आप ये पॉलिसी हटा दोगे तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो एक बेसलाइन मिल रहा था उसका क्या, और आपका एफ़र्ट पहला और आपका एफ़र्ट फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए रिफॉर्म करने में और स्ट्रेंथन करने के लिए सिस्टम. ठीक है, कि इसको और नए चेंजेस लाए जाएं और रिफॉर्मिंग चेंजेस लाए जाएं इसमें, और इसको और मजबूत किया जाए सिस्टम को, ना कि इसको फॉल अपार्ट कर दिया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए. ठीक है. क्रूशियली द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन नॉट टेक फुल इफेक्ट विदाउट congressional approval, and it remains to be seen whether Mr. Trump's political will can carry it through. क्रूशली अभी क्या है, जो ऑर्डर्स हैं ये पूरी तरीके से इफेक्ट में नहीं आएंगे जब तक उनको कांग्रेस का अप्रूवल नहीं मिलेगा. एंड इट रिमेन्स सीन्स वेदर कि मिस्टर ट्रम्प पॉलिटिकली इसको कितना आगे ले जाते हैं. ऑलरेडी लॉ सूट्स हैज़ बीन फाइल्ड इन फेडरल कोर्ट चैलेंजिंग द ऑर्डर्स लीगैलिटी. ठीक है. और इस पर ऑलरेडी जैसे ही ये साइन हुआ है ये ऑर्डर, इस पर बहुत सारे कोर्ट केसेस फाइल हो चुके हैं फेडरल कोर्ट्स में, और इस ऑर्डर की जो लीगैलिटी है उसको चैलेंज किया गया. The future of millions of disadvantaged students hangs in balance. जितने भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को जो डिसएडवांटेज होगा इस ऑर्डर से, वो भी इसमें भी हैंग है इन द बैलेंस. ठीक है. इट इज़ अप टू द रेस्ट ऑफ यूएस टू इंश्योर दैट अ लाइफलाइन इज़ नॉट पुल्ड आउट. ये अभी रेस्ट ऑफ यूएस पे है कि इंश्योर करना दैट अ लाइफ लाइन, आपकी जो लाइफ लाइन है उसको पुल आउट नहीं किया गया है. ठीक है. तो ये था आज का एडिटोरियल हमारा. आई होप डे बाय डे वीडियोस इम्प्रूव हो रही हैं, एंड और इम्प्रूवमेंट अगर आप लोगों को कहीं भी लग रहा है तो प्लीज़ 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 मेक श्योर करिए कि आप उसको कमेंट में लिखिए, ताकि वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट हो. एंड तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मॉर्निंग एडिटोरियल चैनल. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके.